सोचिए, एक मॉडर्न बोट जिसमें हर तरह की नई टेक्नोलॉजी लगी हो, वो समंदर के बीचों बीच बहती हुई मिले, लेकिन उस पर उसका क्रू ही न हो। आज हम बात करने वाले हैं काजी 2 के रहस्यमयी मामले की। एक ऐसी कहानी जो आज भी इन्वेस्टिगेटर्स और नाविकों को हैरान कर देती है। मैरी सेलेस्ट का नाम तो शायद सुना ही होगा, 1872 का वो मशहूर भूतिया जहाज। लेकिन जरा सोचिए, अगर वैसा ही कुछ आज के जमाने में हो, जीपीएस और इंस्टेंट कम्युनिकेशन के इस दौर में। बस यही कहानी है काज 2 की, एक मॉडर्न समुद्री पहेली जो हर तर्क को चुनौती देती है। तो बात है अप्रैल 2007 की। ऑस्ट्रेलिया के तट से कुछ दूर एक हेलीकॉप्टर पायलट को कुछ अजीब दिखाई दिया। एक शानदार 32 फुट की कैटमरान, जिसका नाम था काज 2, समंदर में बिना किसी दिशा के बह रही थी। उसके पाल खुले हुए थे, मानो वो पूरी रफ्तार में हो, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं था। जब रेस्क्यू टीम बोट पर चढ़ी तो वहां एक अजीब सी डरा देने वाली शांति थी। इंजन धीरे धीरे चल रहा था, एक लैपटॉप खुला हुआ था और ऑन था, और मेज पर खाना लगा हुआ था, आधा खाया हुआ। सब कुछ ऐसा था जैसे बस कुछ पल पहले ही वक्त थम गया हो और लोग बस हवा में गायब हो गए हों। सब कुछ अपनी जगह पर था, सिवाय उन 3 लोगों के, डेस बैटन, पीटर टर्नस्टेड और जेम्स टर्नस्टेड। लड़ाई झगड़े का कोई निशान नहीं, किसी हादसे का कोई संकेत नहीं, वो बस जा चुके थे। तो आखिर थे कौन ये 3 लोग? डेस बैटन, एक काफी अनुभवी सेलर, और उनके साथ थे 2 भाई, पीटर और जेम्स टर्नस्टेड। ये सब निकले थे क्वींसलैंड के एयरली बीच से अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सफर पर। एक ऐसा सफर जो उनके सपनों को पूरा करने वाला था। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी ट्रिप नहीं थी। उन लोगों ने बाकायदा सेलिंग के कोर्स किए थे और अपना पूरा रूट 2-2 लैपटॉप पर बड़ी सावधानी से प्लान किया हुआ था। मतलब वो हर चीज के लिए तैयार थे, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता था। और यही तैयारी इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा उलझा देती है। तो देखिए, हुआ क्या। 14 अप्रैल को उन्होंने सफर शुरू किया, लेकिन जीपीएस में कुछ दिक्कत आई तो वापस लौट आए। ठीक अगले दिन 15 अप्रैल की सुबह वो फिर से निकले। सुबह 9:30 बजे पीटर ने अपनी पत्नी को फोन किया। ये आखिरी बार था जब उनमें से किसी से कोई बात हुई। और इसके बाद सब कुछ धुंधला सा हो जाता है और सिर्फ एक दूसरे से मेल ना खाती हुई रिपोर्ट्स आने लगती हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही काफी कंफ्यूजिंग थी। एक गवाह ने कहा कि 15 तारीख को एक नाव देखी थी, लेकिन पक्का नहीं था कि वो काज 2 ही थी। फिर अगले दिन एक और आदमी ने काज 2 को देखने का दावा किया, लेकिन उसके पड़ोसी ने कहा नहीं, बोट तो दूसरी दिशा में जा रही थी। ऐसी अलग अलग बातों ने इन्वेस्टिगेटर्स को बिल्कुल चक्कर में डाल दिया था। और फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। एक लोकल वॉलंटियर रेस्क्यूअर ने दावा किया कि 15 तारीख की शाम को उसकी रेडियो पर बात हुई थी, लेकिन उसने जो लोकेशन बताई उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। उस लोकेशन के हिसाब से जिस सफर में सिर्फ 2.5 घंटे लगने थे, उसमें 11 घंटे लग गए। ये कैसे हो सकता है? पर यहाँ एक और झोल था। बाद में उस ऑपरेटर ने माना कि हो सकता है कॉल सुबह आई हो और वो उसे रिकॉर्ड करना भूल गया हो। अब इस एक बात ने पूरी टाइमलाइन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जब 3 लोगों की जिंदगी दांव पर हो, तो ऐसी एक गलती पूरी इन्वेस्टिगेशन को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। तो अब इतने सारे अलग अलग सुराग थे कि इन्वेस्टिगेटर्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उन्हें जवाब तो देना ही था। आखिरकार कॉरोनर ने एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन जारी किया, एक कोशिश इस पहेली को सुलझाने की। चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल स्टोरी क्या थी। ऑफिशियल कहानी एक के बाद एक होने वाले अजीब हादसों की एक चेन जैसी है। थ्योरी ये है, पहले पीटर की फिशिंग लाइन नाव के रडर में फंस जाती है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है और पानी में गिर जाता है। उसको बचाने के लिए उसका भाई जेम्स कूद जाता है। फिर डेस बोट को घुमाने के चक्कर में पाल के भारी डंडे यानी बूम से टकराकर पानी में जा गिरता है। मतलब एक के बाद एक 3 लोग पानी में। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस थ्योरी पर यकीन किया जा सकता है? जो अनुभवी नाविक थे उनके लिए तो जवाब था बिल्कुल नहीं। उन्होंने फौरन इस ऑफिशियल स्टोरी में ऐसी ऐसी खामियां निकाली जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। नाविकों का कहना था कि पाल तो कॉकपिट से ही कंट्रोल हो जाते हैं, तो डेस्क के डेक पर जाने की जरूरत ही क्या थी। और सुनिए, बोट पर लाइफ रिंग बिल्कुल सामने रखी थी, लेकिन उसे किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी अफरा तफरी मची, तो नीचे केबिन में हर चीज इतनी साफ सुथरी और अपनी जगह पर कैसे रखी हुई?
तो अगर ऑफिशियल स्टोरी सही नहीं है तो फिर हुआ क्या? कुछ थ्योरीज हैं। एक कहती है कि शायद वो रेत के टीले पर फंस गए होंगे। एक और थ्योरी के मुताबिक कोई दूसरी बोट शामिल हो सकती है, क्योंकि बोट के साइड में फेंडर्स लगे हुए थे। लेकिन बोट से कुछ चोरी नहीं हुआ, तो पायरेसी का तो सवाल ही नहीं उठता। और कोई तूफान या बड़ी लहर, वो भी नहीं, क्योंकि कैबिन तो बिल्कुल ठीक ठाक था। जब कहानी में इतने झोल हों और दूसरी थियरीज भी फिट ना बैठ रही हों, तो शक जाता है सीधा इन्वेस्टिगेशन पर। क्या अधिकारियों ने इस केस को उतनी गंभीरता से लिया जितना लेना चाहिए था, या फिर बस जल्दी जल्दी इस केस को बंद करने की कोशिश की? जो कोरोनर की रिपोर्ट आई, उसकी बहुत आलोचना हुई। कहा गया कि उसमें एक घमंड का भाव था, जैसे उन्हें किसी की परवाह ही ना हो। ग्रामर की गलतियां थीं, गवाहों के बयानों को यूं ही खारिज कर दिया गया था। कई लोगों को लगा कि ये इस बात का सबूत है कि इन्वेस्टिगेशन को शुरू से ही ठीक से नहीं किया गया। और फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जो सबसे पहला रेस्क्यू ऑफिसर काज आई पर चढ़ा था, उसने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कहा कि उसने फर्श पर चाकू देखे थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन ने इस बात को ये कहकर टाल दिया कि वो तो बस एक मजाकिया कमेंट था। लेकिन सोचिए, क्या ये एक बहुत बड़ा सुराग हो सकता था जिसे जानबूझकर अनदेखा कर दिया गया? लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली कमी ये थी, परिवार के बार बार कहने के बावजूद इन्वेस्टिगेटर्स ने डेक के नीचे से एक भी फिंगरप्रिंट नहीं लिया। और वजह क्या दी? वजह ये दी कि सीन बहुत ज्यादा साफ था। ये एक ऐसा फैसला था जिसने इस शक को और पक्का कर दिया कि इस पूरे मामले की जांच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। तो आखिर में बचता क्या है? एक ऑफिशियल स्टोरी जिसमें लाखों कमियां हैं, कुछ दूसरी थ्योरीज जिनका कोई सबूत नहीं है, और एक इन्वेस्टिगेशन जिस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। ये सब हमें एक आखिरी और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कभी पता चल पाएगा कि काजिस आई पर उस दिन असल में हुआ क्या था? या ये कहानी हमेशा के लिए समुंदर के सबसे बड़े अनसुलझे राजों में से एक बनकर रह जाएगी?